अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यू सिस्टम। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था एक बार कि प्लांट बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज मिलकर जो सेम फंक्शन करते हैं एक टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। आपने छोटी क्लासेस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे, शायद 7th या 8th क्लास में होते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेल, फिर टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन सिस्टम पूरा बॉडी बनता है। तो टिश्यू सिस्टम क्या है? डिफरेंट टिश्यूज मिलकर जब एक जैसा फंक्शन करते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं, उन टिश्यूज के ग्रुप को एक टिश्यू सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? ये यहां पर लिखा है इन हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स अगर हम बात करें एल्गी की, तो बेटा एल्गी और ब्रायोफाइट की बॉडी में टिश्यू सिस्टम नहीं होते हैं, इसलिए लिखा हायर प्लांट्स। इन हायर प्लांट्स several tissues work together as a unit to perform a particular function. एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज मिलकर जब साथ काम करते हैं, उस ग्रुप ऑफ टिश्यू को कहते हैं टिश्यू सिस्टम। द ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज टिश्यू सिस्टम। प्लांट की बॉडी को 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। The outermost called as epidermal tissue system, याद होगा आपको, जो एपिडर्मल लेयर यानी कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे हमारी स्किन की लेयर है, उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, ये हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ऐसी प्लांट में सबसे बाहर थी एपिडर्मिस, और लीफ की बात करें तो उसमें स्टोमेटा भी होते हैं, और बाकी रूट और शूट पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, रूट हेयर या शूट हेयर। ये सब आउटर कवरिंग है। तो इस सबको मिलाकर हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। मिडल वन कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी एपिडर्मिस के नीचे का पार्ट। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं बेटा हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ। पिथ हालांकि सेंटर में होता है, तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, बट वो ओरिजिनेट जब होता है तो वो एक ही टाइप की सेल्स से होता है, यानी एपिकल मेरिस्टेम की मिडल लेयर से। आउटर लेयर से ईटीएस डेवलप होता है, 4 थ्योरी पढ़ी थी हमने। बाहर वाली लेयर जैसे प्रोटोडर्म है, या फिर अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी डर्मेटोजन से बनता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और पेरिबिलियम से बनता है डर्मेटोजन से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्म यानी बाहर वाली लेयर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनता है पेरिबिलियम से, मिडिल लेयर से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ भी पेरिबिलियम से ही बनता है, और सेंटर वाली लेयर यानी प्लीरोम से बनता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, विच ऑल्सो कॉल्ड एज जाइलम एंड फ्लोएम और कंडक्टिव टिश्यू। तो 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम में हम प्लांट को डिवाइड करते हैं। ये रूट में, स्टेम में और लीफ में, तीनों में प्रेजेंट होते हैं। रूट, स्टेम, लीफ में तीनों के सभी पार्ट्स को हम पढ़ेंगे, किसमें कौन एपिडर्मल टिश्यू है, कौन ग्राउंड टिश्यू है, कौन वेस्कुलर टिश्यू है, किसका क्या फंक्शन है, ये भी पढ़ेंगे डिटेल में। इसलिए मैं यहां पर इनके फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, हालांकि मॉड्यूल में यहां पर इनके फंक्शन लिखे हैं, बट विदाउट स्ट्रक्चर और विदाउट लोकेशन आपको फंक्शन सिर्फ फिर रटना ही पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पर फंक्शन नहीं लिख रहा हूं। हम सीधा रूट में, स्टेम में, लीफ में विद फंक्शन इनको लिख लेंगे, विद स्ट्रक्चर एंड विद फंक्शन। क्लियर बेटा? तो एक पार्ट है जो हम आगे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, स्टोमेटा, वो हम यहां पढ़ते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में ही 2 जगह दिया है, प्लांट एनाटॉमी में भी दिया है और प्लांट फिजियोलॉजी में भी दिया है। तो आप यहां पढ़ लीजिए, फिलहाल तो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, और इसके स्ट्रक्चर से यानी डायग्राम से भी क्वेश्चन आया है, तो वहां भी पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में आप, और यहाँ एनाटॉमी में पढ़ लीजिए पहले। स्टोमेटा बेटा ये डाइकोट में भी होते हैं, मोनोकोट में भी होते हैं, लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? लीफ सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, डाइकोट में किडनी शेप होते हैं। डाइकोट में कैसे हैं बेटा? ये किडनी शेप, आपको देखकर लग रहा होगा बीन शेप और किडनी शेप स्ट्रक्चर, जबकि मोनोकोट में कैसे होते हैं? डंबल शेप्ड। ये देखिए, ये डंबल जैसी सेल है, इसके बेस पर इनको डंबल शेप्ड स्टोमेटा कहते हैं।
तो डाइकोट में किडनी शेप्ड एंड मोनोकोट में डम्बल शेप्ड स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं बट मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होती हैं। मॉडिफाई होकर कुछ सेल्स ऐसे किडनी या डम्बल शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये मेन सेल हैं जो एक्चुअल में स्टोमेटा है। इनकी हेल्प करने के लिए इनके चारों तरफ कुछ सेल्स होती हैं। These cells called as subsidiary cells। क्या कहते हैं इनको? सबसिडियरी सेल्स। जो पीएमटी में एक बार डायग्राम का क्वेश्चन आया था, उसमें डायग्राम दिया था और ए बी सी ऐसे लेबलिंग लिखना था आपको। मीन्स आपको ये सेलेक्ट करना था कि लेबलिंग सही कौन सी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, गार्ड सेल जो मेन स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है। इनके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं जो इनके फंक्शन में या एक्टिविटी में हेल्प करती हैं, वो कहलाती हैं सबसिडियरी सेल्स। इन मेन सेल्स को कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहेंगे इनको? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल के चारों तरफ वाली सेल सबसिडियरी सेल्स। गार्ड सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। क्या होता है बेटा? बड़ा सा वैक्यूल। देखिए, स्टोमेटा का फंक्शन होता है बेटा ट्रांसपीरेशन करना। क्या काम है इसका? मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? Transpiration, the loss of water in form of vapor, the loss of water in form of vapor from surface of plant is called transpiration। प्लांट बॉडी की सरफेस से वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस होना ही ट्रांसपीरेशन कहलाता है। क्यों करते हैं प्लांट ट्रांसपीरेशन? प्लांट ट्रांसपीरेशन करते हैं बेटा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो रेगुलेट कैसे करते हैं वो? जैसे बाहर तो धूप है, तो सनलाइट कंटिन्यू, प्लांट सनलाइट में खड़ा है, आप तो एसी में है, तो पंखे आपके पास, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांट अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस करता है, और वो वाटर जब लॉस करता है तो वो वेपर फॉर्म वो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर आती है। प्लांट बॉडी के बाहर चारों तरफ वेपर, वाटर वेपर होगी, तो जब हीटेड एयर आएगी, जब हीटेड एयर आएगी उसकी हीट को वो वाटर वेपर एब्सॉर्ब कर लेती है। हीट को वाटर वेपर एब्सॉर्ब कर लेगी तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ऐसे तो प्लांट प्लांट की बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब ये काम कैसे करता है स्टोमेटा? होता ये बेटा, ये जो गार्ड सेल्स हैं, अभी ये ओपन कंडीशन, ये बीच में जो ओपन चैम्बर दिखाया है, दिस इज एक्चुअली एयर कैविटी। दिस इज एयर कैविटी। यहीं से वाटर वेपर बाहर निकलती है एयर कैविटी से। जब ये गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है जो मैंने ग्रीन से बनाई है, जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है यानी वो टर्जिड हो जाती है। सो टर्जिड होने पर गार्ड सेल स्वेल अप हो जाती है। गार्ड सेल स्वेल अप हो गई, पानी भरने के बाद स्वेल अप हो गई, तो बीच में ये जो होलो स्ट्रक्चर बनी, खाली जगह, एयर कैविटी बन गई, यहां से वाटर वेपर रिलीज होगी। क्लियर? गार्ड सेल हमेशा ऐसे ओपन नहीं होती, टर्जिड नहीं होती, हमेशा टर्जिड नहीं होती है। स्टोमेटा मोस्टली दिन में खुलते हैं, रात में बंद रहते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं। सो शाम को ये ऐसे रहते हैं, रात में ये ऐसे, शाम को बंद हो जाते हैं। मॉर्निंग में जब सनलाइट आती है, सनलाइट आने पर इन गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से स्वेल अप होकर ऐसे टर्जिड होकर खुल जाती है, दूर हो जाती है। स्टोमेटा खुल गया, बीच में बन गई एयर कैविटी, यहीं से वाटर वेपर लॉस होगा। बट वाटर जो स्ट्रक्चर है, इसको देखेंगे अभी हम कि स्टोमेटा से कैसे खुलता है। बिकॉज स्टोमेटा केवल बाहर की तरफ से टर्जिड होते हैं, अंदर की तरफ से टर्जिड नहीं होते। ऐसा होता है इनकी एडेप्टिव स्ट्रक्चर की वजह से। देखिए मैंने डायग्राम में बनाया भी है, इनकी जो इनर वॉल होती है ये थिक होती है। इनर वॉल कैसी है? थिक। और जो आउटर वॉल होती है ये बेटा थिन वॉल होती है। देखिए अंदर वाली वॉल थिक, आउटर वॉल थिन।
इसमें डंबल शेप्ड में भी इनर वॉल थिक और आउटर वॉल थिन बनाई है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा बेटा, जब सेल के अंदर पानी आएगा, पानी कहां पर भरा जाता है, स्टोर होता है वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल इसमें भी है, इसमें भी है। वैक्यूल में जब वाटर एंटर करेगा, टर्जिडिटी इंक्रीज होगी, सो प्रेशर पड़ने पर आउटर वॉल स्वेलअप होगी। आउटर वॉल स्वेलअप होगी, बट इनर वॉल स्वेलअप नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ आउटर वॉल स्वेलअप हुई, इनर वॉल स्वेलअप नहीं हुई, तो वो तो वहीं पर है। तो स्टोमेटा तो अभी भी बंद है। आउटर वॉल ही तो स्वेलअप हुई, इनर वॉल वहीं पर है। बट इनर वॉल भी मूव करती है, बिकॉज आउटर वॉल इनर वॉल से जुड़ी होती है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की हेल्प से इनर वॉल आउटर वॉल से जुड़ी होती है। विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, इनर वॉल अटैच्ड विद आउटर वॉल। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई। अब ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई हैं, इनको कहते हैं बेटा सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रो साइज के हैं, माइक्रोफाइब्रिल, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। दोनों में डंबल शेप क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं और किडनी शेप्ड में भी होते हैं। अब समझिए, देखिए, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल में इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है। जब गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर करेगा तो टर्जिडिटी बढ़ेगी, जिससे आउटर वॉल स्वेलअप होगी, बट इनर वॉल वहीं पर। आउटर वॉल स्वेलअप हो रही है, लेकिन आउटर वॉल इनर वॉल से जुड़ी है विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। सो जब आउटर वॉल स्वेलअप होगी, वो इनर वॉल को पकड़कर खींचेगी। इनर वॉल, आउटर वॉल, आउटर वॉल इनर वॉल जुड़ी है माइक्रोफाइब्रिल से। जब वो स्वेलअप होगी तो इनर वॉल को खींचेगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और बीच में रह जाएगी एयर कैविटी। इस एयर कैविटी से वाटर वेपर लॉस होगा, जिसको कहेंगे ट्रांसपीरेशन। समझ में आया बात बेटा, कैसे स्टोमेटा खुलते हैं? जैसे जैसे सेल के अंदर वाटर एंटर करता है। अब वाटर एंटर कहां से करता है? वाटर एंटर करता है बेटा सब्सिडरी सेल से। तो सब्सिडरी सेल या हेल्पिंग सेल्स, ये इनको हेल्प करती हैं ओपन होने में। स्टोमेटा को वाटर प्रोवाइड करती हैं और कुछ आयंस भी प्रोवाइड करती हैं, जो इनके ओपनिंग के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर है? ओपनिंग का मेन जो कॉन्सेप्ट है, कैसे केमिकल चेंज होते हैं, वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, ट्रांसपिरेशन टॉपिक में। यहाँ पर मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये गार्ड सेल है, इसकी चारों तरफ सब्सिडरी सेल्स है। पानी इनके अंदर आएगा, स्वेलअप होंगी। बाहर वाली वॉल थिन है, वो स्वेलअप होगी और वो जुड़ी है इनर वॉल से माइक्रोफाइब्रिल से, इसलिए वो इनर वॉल को भी पकड़कर खींचेगी। स्ट्रेचिंग होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, किडनी शेप्ड हो या डंबल शेप्ड हो। क्लियर बेटा? ये स्टोमेटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इसकी लेबलिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।